गुड इवनिंग। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 1 विच इज़ सेट्स। ठीक है, एज़ मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि 11th में सारे चैप्टर्स आपके लिए बहुत न्यू हैं, तो हो सकता है आपको वीडियो से पूरे समझ ना आए। तो फॉर नाउ अभी के लिए आपको जितने समझ आ रहे हैं आप उतना कर लो, बाकी जब आप आओगे हम तब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो अभी, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए बहुत न्यू है। 11th को ऑनलाइन पढ़ाना इज़ वेरी मतलब बहुत बेकार टास्क है, क्योंकि ये सब कुछ चैप्टर्स बहुत न्यू हैं आपके लिए। ठीक है, तो जितना आप कर सकते हो इसमें, जितना आपको समझ आ रहा है उतना कर लो, बाकी जब हम मिलेंगे हम तब कर लेंगे। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 1 विच इज़ सेट। ठीक है, अब सेट क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो सेट क्या होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। सेट होता है आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। अब देखो, सब एग्जांपल देखो, कलेक्शन का क्या मीनिंग होता है, एक ग्रुप, राइट। सो अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th सपोज ए इन एनी स्कूल, कोई भी स्कूल ले लो, सपोज आपका ही है केवी सेक्टर 3। ठीक है, केवी सेक्टर 3 के 11th ए में जो बच्चे हैं उनका कलेक्शन, उनके नेम्स का कलेक्शन आप मुझे बताओ। तो आप क्या करोगे, आप मुझे नेम्स बता दोगे, ये है, ये है, ये है, ये है। सपोज से 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो वो 30 स्टूडेंट्स का आपने एक ग्रुप जो है वो आपने मुझे बता दिया कि ये बच्चे जो हैं वो 11th ए में हैं, केवी सेक्टर 3 के हैं। तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, एक सेट कहेंगे। सेट बेसिकली क्या है, मैंने किन्हीं भी चीज़ों को ग्रुप करके एक साथ रख दिया, उसे हम सेट कहते हैं। और एग्जांपल देखो आप, सपोज कलेक्शन ऑफ लेट्स से रिवर्स ऑफ इंडिया, कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। तो आप क्या करोगे, मुझे सारी इंडिया के सभी रिवर्स के नाम बता दोगे, उन्हें मैं एक ग्रुप में लिख दूंगी, दैट विल बी अ सेट। ठीक है, समझ आ गया। सेट क्या होता है, सेट होता है एक आपका कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब वो ऑब्जेक्ट्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, कोई रिवर हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, आपका फेवरेट सिंगर हो सकता है, या आपकी कोई टीचर्स हो सकती हैं जो 11th क्लास को सभी टीचर्स पढ़ाती हैं, उनका कलेक्शन हो सकता है, या फिर इट कैन बी एनीथिंग, इवन नंबर्स भी हो सकते हैं। सपोज से कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10, क्या हो जाएगा, वो सभी नेचुरल नंबर्स जो कि लेस दैन 10 हैं, तो क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो जाएंगे। सो ये क्या है आपका कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10। सो ये आपका क्या हो गए 9 भी होगा। ये क्या हो जाएगा आपका एक सेट हो जाएगा। ठीक है, सो सेट बेसिकली क्या है, कलेक्शन है। अब इसमें वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग है वो भी मैं आपको अभी समझाती हूँ, फिलहाल के लिए कलेक्शन है। ठीक है, अब आप देखो वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि सपोज मैं आपको दो एग्जांपल्स देती हूँ। कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट सिंगर्स। ठीक है, यह है आपका कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट सिंगर्स। और सेकंड मैं आपको दे रही हूँ, सपोज से कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स लाइन, या कलेक्शन ऑफ कुछ और ले लेते हैं, चलो नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10, यही वाला ले लेते हैं। ठीक है,
पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट सिंगर्स, और ये मैंने क्या लिया है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10। ठीक है, अब पहले मैं ये वाला लिखती हूँ, ये क्या बनेगा आपका सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10 यही होंगे, सो ये आपका सेट बनेगा। अब ये देखो, ये वाला सेट जो है, चाहे ये आप लिखो, चाहे मैं लिखूँ, चाहे अमेरिका में कोई पर्सन लिखे, चाहे इंग्लैंड में कोई पर्सन लिखे, कोई कहीं भी लिखे, वो हमेशा जब भी आप उसे कहोगे कि बताओ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10 क्या है, वो हमेशा आंसर आपको यही देगा। ठीक है, अगर मैं किसी से भी पूछ लूँ कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10 का सेट क्या है, तो सभी के सभी मुझे यही आंसर देंगे। ठीक है, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, चाहे मैं किसी से भी पूछूँ। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट सिंगर्स। मैं अपने फेवरेट सिंगर्स का नाम लिखूँगी, सपोज़ आतिफ असलम, अरिजीत सिंह। ठीक है, मैंने अपने लिख लिए, ऐसे ही मैंने 1 2 लिख लिए। चलो, अब ये हो गए मेरे फेवरेट सिंगर्स। ठीक है, लेकिन यही सेम क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूंगी कि बताओ कलेक्शन ऑफ फेवरेट सिंगर्स, तो आप कुछ और लिखोगे। आप हो सकता है यहाँ पे किसी और का नाम लिखो। ठीक है, कोई और सपोज़ मैं किसी और बच्चे से पूछ रही हूँ, वो किसी और का नाम लिखेगा। मैं कहीं और जाके पूछ रही हूँ, इंग्लैंड में, अमेरिका में या कहीं पे, तो वो अलग नाम लिखेगा। ठीक है, सो सेम यही चीज़ के आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, सबके ऊपर डिपेंड करेंगे किसको क्या लिखना है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस समझ आया? तो वो सभी जिनको आप कहीं पे भी पूछो सेम ही आंसर मिलेगा, उनको हम कहते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड वो होते हैं जिनको आप कहीं पे भी किसी से भी पूछोगे आपको आंसर सेम मिलेगा। और ये क्या है जिनमें आपको आंसर डिफरेंट मिल रहा है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। सो आपकी सेट की डेफिनेशन क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। ठीक है, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स जो कि वेल डिफाइंड है, जो आप किसी से भी पूछो वो वही आंसर देगा। ठीक है, सपोज़ करो मैंने ये बोला कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th A इन KV सेक्टर 3, तो ये आप किसी से भी पूछोगे कि KV सेक्टर 3 में इस टाइम पे 11th A में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, हर कोई आपको सेम ही आंसर देगा, कोई अलग आंसर तो नहीं मिलेगा आपको, है ना। वो जो बच्चे रहेंगे वही बच्चे रहेंगे, कुछ चेंज तो होने नहीं वाला। सो दिस इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, हेंस दिस इज़ अ सेट। ठीक है, इसलिए इसको हम सेट नहीं कहेंगे, इसको हम सेट नहीं कहेंगे, क्योंकि सेट आपका क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। ठीक है, सो ये आपका सेट हो गया। अब नेक्स्ट पे आओ, कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। तो क्या ये आपका सेट होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि नेम ऑफ रिवर्स इन इंडिया तो सेम ही रहेंगे ना, सभी वही बोलेंगे, गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, वही सबकी लिस्ट आप बनाओगे ना। अगर आप कंप्लीट लिस्ट बना रहे हो तो वही सेम रिवर्स रहेंगी इंडिया में जो हैं, चेंज तो नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं है कि किसी और से पूछोगे तो वो नाइल रिवर को इंडिया में बता देगा, जो कि इंडिया में नहीं है, या कोई और रिवर है, मेडिटेरेनियन हो गई या कोई भी हो गई, वो ये तो नहीं कह देगा ना कि वो इंडिया में है। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला, जो इंडिया में है वही रहेंगी। सो दिस इज़ अ सेट, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, सेट है। सो सेट का मीनिंग समझ आया, और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। ठीक है, एक कलेक्शन हम ले रहे हैं, एक ग्रुप हम ले रहे हैं जो कि वेल डिफाइंड है। फाइन, अब यह होता है सेट, ये हो गया आपका मीनिंग सेट का। अब सेट को हम डिनोट हमेशा एक कैपिटल लेटर से करते हैं, ए। जैसे आप वेरिएबल्स लेते थे ना, एक्स वाई, सपोज करो लेट नंबर ऑफ पेन्स बी एक्स, लेट नंबर ऑफ पेंसिल्स बी वाई, लेट नंबर ऑफ बैट्स बी एक्स, तो उसमें हम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई से डिनोट करते थे उसे। यहाँ पे हम किसी भी सेट को कैपिटल ए, कैपिटल बी, एक्स, वाई, मतलब कैपिटल लेटर से हम एक सेट को डिनोट करते हैं। ठीक है, पहली चीज़, आप सेट को हमेशा कैपिटल लेटर्स में डिनोट करोगे। दूसरी चीज़, सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स आपने ऐसे बहुत बार बनाए होंगे, ऐसे बनता है ये। ठीक है,
सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। सब वही वाला एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले लिया था कि सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ, अब खैर मैं उसे सेट बोल सकती हूँ, आपको समझ आ गया है, वो वेल डिफाइंड है, इसलिए मैं कह सकती हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10। सो मैं उसे कैसे लिखूँगी, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखूँगी 1 2 3 4 5 6 7 या 8 9। ठीक है, समझ आ गया। किसी भी सेट को मैं हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखती हूँ। और आप एग्जांपल देख लो, सपोज से सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। सपोज मैंने ले लिया सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। क्या करूँगी मैं, सबसे पहला काम कर्ली ब्रैकेट्स लूँगी, फिर इसके अंदर मैं लिखूँगी साइन थीटा होता है, कॉस होता है, और क्या होता है, टैन होता है, कॉट होता है, कॉस होता है, सॉरी कॉस नहीं कॉसेक, सेक होता है, बस यही होते हैं, इनको छोड़ के तो कोई नहीं होता ना। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इसे मैं क्या करूँगी, हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखूँगी और डिनोट करूँगी हमेशा कैपिटल लेटर से। कोई भी कैपिटल लेटर आप ले सकते हो, लेकिन लेना क्या है, कैपिटल। फाइन, ठीक है। सो ये हो गया आपका सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब जो इस सेट के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, ये इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब देखो, इतना समझ आ गया। अब तक हमने क्या क्या कर लिया है, डेफिनेशन ऑफ सेट करी है हमने, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये क्लियर होनी चाहिए आपको। सेकंड हमने क्या किया है कि सेट को हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल लेटर्स। थर्ड, और हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसे लिखते हैं। ठीक है, आपको याद होगा जब हम सैम्पल स्पेस लिखते थे प्रोबेबिलिटी में, अगर आपको ध्यान हो कि हमने 10th में लिखी थी सैम्पल स्पेस लिखते थे हम प्रोबेबिलिटी में, वो भी हम कर्ली ब्रैकेट्स में ही लिखते थे, वो भी आपका एक सेट होता था। सैम्पल स्पेस इज ऑल्सो अ सेट। ठीक है, सो डिनोट करते हैं हम कर्ली ब्रैकेट से और कैपिटल लेटर से। नेक्स्ट, एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं वो। ठीक है, इतना समझ आ गया, ये तीन चीज़ें। अब आप क्या करो, आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप करके देखोगे। आपको बुक में ही करना है, रजिस्टर में नहीं करना। आपको ये मुझे सेंड करने की भी नीड नहीं है, आप बस अपने लिए कर लेना। ये कभी पेपर में नहीं पूछा जाता, जस्ट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, तो आप उसके लिए क्या करोगे, वही करोगे अगर वो वेल डिफाइंड है। यानी कि सपोज आप एक एग्जांपल देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन से होंगे, जनवरी, जून, जुलाई। चाहे मैं लिखूं, चाहे आप लिखो, चाहे कोई भी ये लिखे, वो हमेशा यही तीन का कलेक्शन बोलेगा। सो दिस इज़ अ सेट। लेकिन सपोज मैं कह दूं, थर्ड वाला पार्ट देखो, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या है, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। तो ये आपके लिए कोई और हो सकता है आपको जो बैट्समैन बेस्ट लगते हैं, हो सकता है वो मुझे ना लगते हो, है ना। सेम थिंग हो सकता है वो किसी और को अच्छे ना लगते हो, वो किसी और को बेस्ट बोले, हो सकता है मैं किसी और को बेस्ट बोलूँ। तो ये क्या है, ये सेट नहीं है। हो सकता है मैं तो कह दूँ कि जो 11 बेस्ट हैं उनमें सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, शिखर धवन है। मैंने सपोजिटली कुछ नाम लिख दिए, लेकिन हो सकता है कोई और पर्सन जो है उसे तो शिखर धवन नहीं पसंद, वो नहीं लिखेगा बेस्ट बैट्समैन में। ठीक है, सो फिर हमारे आंसर्स क्या हो गए, कलेक्शन हमारा अलग अलग हो गया। ठीक है, सो दैट इज़ नॉट अ सेट। आप इसी तरीके से इसके बाकी सारे पार्ट्स करो। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट थिंग आप देखो,
नेक्स्ट जो हमें करना है आपके पहली चीज़, आपका सेट में, आपका जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट कैसे? सपोज मैं कहूँ आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, पहली बात तो सेट होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछोगे, चाहे मुझसे पूछो चाहे कहीं भी और जाके किसी से भी पूछो, नेचुरल नंबर्स हमेशा यही रहने वाले हैं, ये चेंज नहीं होंगे। पर अब देखो, अब ये ख़त्म तो कहीं नहीं हो सकते ना, चलते जाएंगे 100,000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़, ठीक है, ये तो चलते रहेंगे, तो मैं कहाँ तक लिखती रहूँगी? सो मैं क्या करूँगी? डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज्ड। समझ आया? अब इसमें क्या है, आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब पता है आपको? फाइनाइट मतलब जिनको आप जो काउंट कर सकते हो, जो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, और इनफाइनाइट मतलब जो बढ़ते ही जाएंगे, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। सो दिस इज़ योर इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइन। और जो अभी हम पहले करा था, जैसे ये वाला था, ये आपका क्या था? फाइनाइट था। ख़त्म हो गए ना 9 पे, आपको लेस दैन 10 तक के बताने थे, तो उसके आगे वाले तो नहीं लिखोगे, सो ये यहीं ख़त्म हो गए। सो दिस वाज योर फाइनाइट सेट, दिस इज़ योर इनफाइनाइट सेट। अब आपको कुछ नोटेशंस याद रखनी है, बहुत इजी है। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है उसे हम इससे डिनोट करते हैं, n से, n, और इसकी जो ये लेफ़्ट वाली लाइन है इसके साथ एक और लाइन, या फिर इसे आप बोल्ड भी करके लिख सकते हो, ऐसे बोल्ड किया इसे, एंड जहाँ पे भी ये लिखा होगा उसका मीनिंग क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आपको याद हो PMI में मैं आपको एक नोटेशन ऐसी लिखवा रही थी, बिलोंग्स टू n, ठीक है, तो वो यही था, n आपका क्या था? नेचुरल नंबर्स का सेट था, ठीक है। ये बिलोंग्स टू का मीनिंग मैं आपको भी समझाऊंगी, पहले आप फ़िलहाल के लिए क्या देख लो, इस सेट को जिसमें आपके सभी नेचुरल नंबर्स हैं, जिसमें आपके सभी नेचुरल नंबर्स हैं, उस सेट को हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। और सिमिलरली जो आपका इंटीजर्स का सेट है, इंटीजर्स क्या होते हैं? यही होगा आपका इंटीजर्स का सेट। यहाँ पे भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड होता ही है और यहाँ पर भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड होता है, ठीक है, यही होते हैं आपके इंटीजर्स। इसको हम डिनोट करते हैं z से और z के साथ लाइन, ठीक है, या फिर इसे आप बोल्ड भी बना सकते हो, ठीक है। ये समझ आ गया? ये आपका किसका है? इंटीजर्स का सेट। जहाँ पे भी ये लिखा होगा उसका मतलब क्या है? हम इंटीजर के सेट की बात कर रहे हैं। सिमिलरली आपका जो रैशनल नंबर्स का है सेट, उसको हम कहते हैं Q, ठीक है, रैशनल नंबर्स के सेट को हम Q कहते हैं, और रियल नंबर्स के सेट को हम R से डिनोट करते हैं, जिस पे यहाँ पे ये डबल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंटीजर्स को z से, नेचुरल नंबर्स को n से, रैशनल नंबर्स को q से, रियल नंबर्स को r से, इरैशनल नंबर्स को हम q डैश से करते हैं। अब ये q डैश क्या होता है ये भी आपको समझ आएगा अभी आगे, ठीक है, वी हैव टू डू दिस। आपको ये भी आगे थोड़े टाइम में या मे बी नेक्स्ट क्लास में समझ आएगा कि हम इसे q डैश क्यों लिखते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया जितना मैंने अब तक कराया है? अब आप देखो, अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले पूछ लेना, फिर आगे करेंगे। अब आप
आपके सेट के दो तरीके होते हैं किसी सेट को लिखने के। 2 टाइप्स ऑफ सेट कह सकते हो आप, या आप ये समझो सेट को लिखने के 2 तरीके। ठीक है, किसी भी सेट को आप 2 तरीकों से लिख सकते हो। एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म, एक होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक होती है आपकी रोस्टर फॉर्म और एक होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, इन दोनों को समझने से पहले आप एक चीज़ और समझ लो पहले, फिर वो रह जाएगी। ये साइन आपको याद हो, मैंने PMI में यूज़ कराया था आपको, ई पर बिना लाइनों वाला कर्व्ड वाला ई होता है। ठीक है, ये सिंबल मैंने आपको यूज़ कराया था n बिलोंग्स टू n। इस सिंबल के बारे में अब आप पढ़ने वाले हो। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अब देखो, जितने भी आपके, मैंने आपको बताया पूरे सेट को हम किससे डिनोट करते हैं। सपोज ये कोई भी सेट है, से दिस कोई भी सेट है। ठीक है, अपनी मर्जी से मैंने कोई भी सेट ले लिया है, A इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, इसे मैं किससे डिनोट करती हूँ, कैपिटल A से। ठीक है, और जो इसके अंदर एलिमेंट्स है उनको आप स्मॉल लेटर से डिनोट करते हो। ठीक है, अब यहाँ तो आपको एलिमेंट्स पता ही है, सो हमें नीड नहीं है। जहाँ पे आपको नहीं पता होंगे कि A में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो मैं क्या करूँगी, लेट A B C जो है वो A के अंदर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये भी क्या है, एक सेट। जब भी आप सेट के अंदर लिख रहे हो, मतलब एलिमेंट्स लिखते हो उसके, तो वो आप स्मॉल लेटर से डिनोट करते हो। ठीक है, अब A के एलिमेंट्स क्या क्या हैं इस वाले में, इसे तो B ले लीजिए। A के एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये है। सो मैं लिख सकती हूँ 2 या 1 बिलोंग्स टू A। इसका क्या मतलब है, अगर मैं ये लिख रही हूँ 1 बिलोंग्स टू A, इसका क्या मतलब है, 1 जो है वो A का एक एलिमेंट है। समझ आया, 1 जो है वो A का एक एलिमेंट है। ठीक है, तब मैं लिखूँगी 1 बिलोंग्स टू A। और अगर नहीं है तो मैं लिखूँगी, सपोज करो 7। क्या 7 A का एलिमेंट है, A आपका ये रहा, B को फिलहाल के लिए भूल जाओ, A आपका ये रहा। क्या इसके अंदर 7 है, नहीं है। सो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू A। ऐसे E बनाएंगे और उसे काट देंगे। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स, जैसे इक्वल टू लगा के काट देते हैं वैसे ही बिलोंग्स लगा के काट देते हैं। ठीक है, सो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू A। दोबारा देखो, अब इसमें मैं ये लिख सकती हूँ 1 बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू A, 3 बिलोंग्स टू A, 4 बिलोंग्स टू A, 5 बिलोंग्स टू A, 6 बिलोंग्स टू A, बट 7 डज नॉट बिलोंग्स टू A। 100 डज नॉट बिलोंग्स टू A, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू A। जो A के अंदर आपको नहीं दिख रहा, मतलब वो A के अंदर नहीं है। ठीक है, सो ये सारे जो है ये आपके A में नहीं है, A आपका बस इतना ही सेट। बिलोंग और नॉट बिलोंग का मतलब समझ आ गया। बिलोंग हम तब लिखते हैं जब कोई एलिमेंट आपका इस सेट में होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखो, जब भी आप बिलोंग का साइन लगा रहे हो तो ये आपका एलिमेंट होना चाहिए और ये आपका सेट होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ आप टाइप्स ऑफ सेट, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सपोज मुझे एक सेट है, मैं आपसे चाहती हूँ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 6। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन लिख सकती हूँ या सेट लिख सकती हूँ। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 6।
तो आप कैसे लिखोगे 1 2 3 4 5 इन कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, ऐसे लिखोगे। ये होती है आपकी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो हमें स्टेटमेंट दी है हमने उस हिसाब से उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उठाकर अलग अलग एलिमेंट्स लिख दिए, दैट इज़ योर रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म तो मैंने अब तक आपको जितने भी एग्जांपल्स कराए हैं सब इसी से कराए हैं, सो आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या हो गया, आपके ये एलिमेंट्स लिख दिए। सेट बिल्डर फॉर्म में होगा, सेट बिल्डर फॉर्म देखो, ये स्टेटमेंट पढ़ो, ये जो 2 डॉट्स होती हैं इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है, इसका मतलब होता है सच दैट। अब ये भी मैंने एक सेट लिखा है कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग्स टू एन मतलब एक्स ए नेचुरल नंबर है, ठीक है, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x is less than 6, x is less than 6, ठीक है। सो इस सेट में क्या आ जाएंगे, इसका मतलब क्या होता है, यह होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। जब मैं इस फॉर्म में लिखती हूँ ये होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, वो सभी x जो कि नेचुरल नंबर्स में है, जो कि नेचुरल नंबर्स के सेट को बिलोंग करते हैं एंड वो 6 से छोटे भी हैं, मतलब जो ये दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करेंगे वो आपको इसमें लिखना है। सेम ही बात हुई ना, बनेगा तो ये भी यही ही आंसर, तो इसका भी 1 2 3 4 5 ही आएगा, कुछ चेंज तो नहीं आएगा। क्यों, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, सबसे पहली बात तो वो नेचुरल नंबर होना ही चाहिए, नेचुरल नंबर को छोड़ के कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, नेचुरल नंबर हो साथ साथ वो 6 से भी छोटा हो, तो ऑब्वियसली वो कौन से नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 ही तो होंगे ना, ये सभी नेचुरल नंबर्स और 6 से छोटे हों, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, इस सेट में आ जाएंगे। ध्यान रखो ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं, ये दोनों सेट सेम हैं, इनमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस लिखने के 2 तरीके हैं। सेट सेम है, लिखने के 2 टाइप्स हैं, आंसर दोनों का यही रहेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। दोनों सेम है लेकिन इनको लिखने के तरीके डिफरेंट, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देखो आप, सेट ऑफ अल्फाबेट्स इन द वर्ड ऑनलाइन, ठीक है। सेट ऑफ अल्फाबेट्स इन द वर्ड ऑनलाइन क्या मतलब हुआ, जो आपका ये वर्ड है ऑनलाइन, इसमें जो जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका सेट, तो यहाँ लिखूँगी क्या आ जाएगा, क्या क्या अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें, ओ है, एन है, एल है, आई है, एन मैं एक बार लिख चुकी हूँ तो मुझे दोबारा लिखने की नीड नहीं है, ई, ठीक है। यही सारे अल्फ़ाबेट्स हैं इसके अंदर। क्या बताना था आपको, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो कि इस वर्ड में आ रहे हैं, ऑनलाइन वर्ड में आ रहे हैं, वो आपको बताने हैं, ठीक है। सो ओ आ रहा है, एन आ रहा है, एल आ रहा है, आई आ रहा है, एन मैं एक बार पहले लिख चुकी हूँ तो दोबारा नहीं लिखा, एंड ई, या, ठीक है। सो दिस इज़ योर रोस्टर फॉर्म, ठीक है। एंड सेट बिल्डर फॉर्म में से कैसे लिखूँगी मैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन alphabet of the word online, ठीक है। मतलब अगर मैं इसे स्टेटमेंट में लिख रही हूँ तो दैट इज़ योर सेट बिल्डर फॉर्म, और अगर मैं इसे अलग अलग करके लिख रही हूँ सभी एलिमेंट्स को, देन दैट इज़ योर रोस्टर फॉर्म। फाइन, समझ आ गई दोनों। एग्जाम्पल देख लो फटाफट से, एग्जाम्पल 1 देख लो एक बार। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, या चलो एग्जाम्पल 1 अभी छोड़ो आप, एग्जाम्पल 1 रहने दो, एग्जाम्पल 2 देख लो। एग्जाम्पल 1 में आपको समझाऊंगी सोल्यूशन सेट कैसे निकालते हैं, आप उससे पहले आप एग्जाम्पल 2 निकाल करो। राइट द सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर,
स्क्वायर इज़ लेस दैन 40। ये आपको सेट दिया हुआ है, कौन सी फॉर्म में दिया है ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x का स्क्वायर जो है वो 40 से छोटा है। पहली बात, x तो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, दूसरा x का स्क्वायर 40 से छोटा होना चाहिए। आपको इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे? इसे सपोज मैंने a से डिनोट कर दिया, आपसे कैसे लिखोगे रोस्टर फॉर्म में? पहली बात तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होते हैं। और उसका स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए। 1 आएगा, ऑब्वियसली आएगा क्योंकि 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है और 1 का स्क्वायर 1 है जो कि 40 से कम है। 2 भी आएगा, 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 जो कि 40 से कम है, सो 2 भी आएगा। 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। 7 पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन क्या 7 का स्क्वायर 40 से छोटा होता है? नहीं होता, 49 होता है जो कि 40 से बड़ा है, तो 7 नहीं आएगा। सिमिलरली 7 के बाद वाला भी कोई भी नहीं आएगा। यहीं आपका ये सेट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट योर रोस्टर फॉर्म। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ आ गया सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म। बस अब एक चीज़ और समझ लो, इक्वालिटी ऑफ सेट्स। दो सेट को हम इक्वल कब कहते हैं? जब उनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हैं। मतलब कि ए में भी यही हो, बी में भी यही हो, बिल्कुल सेम हो, ना कोई एक ज़्यादा हो ना कोई एक कम हो। अगर सपोज सी आपका ये है 1 2 3 4, तो ए इज़ इक्वल्स टू सी नहीं है। एलिमेंट्स सारे के सारे सेम होने चाहिए, ना एक ज़्यादा ना एक कम। जो इसमें है वही इसमें होंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, अब आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत सारे कंसेप्ट पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इन्हीं कंसेप्ट्स को आप अच्छे से रिवाइज करोगे। और एग्जांपल्स आप जो देख सकते हो, एग्जांपल 1 2 3 भी चलो आप रहने देना फिलहाल के लिए, 3 4 आपसे नहीं होंगे। 5 कर लो आप, एग्जांपल नंबर 5 कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो आप 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक आप ट्राई कर सकते हो। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हो। ठीक है, सो ये आप कर लेना। जितने होंगे, जो नहीं होंगे वो मैं करा दूँगी। ठीक है, सो थैंक यू। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप इनको अच्छे से एक बार प्लीज़ रिवाइज ज़रूर कर लेना, सो दैट हम नेक्स्ट में आराम से कर पाएँ।